तो सफलता का राज आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ टैलेंट है या दिमाग की तेजी? हम सबने ये सवाल कभी ना कभी जरूर सोचा है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, कैरल डुवेक की किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के जरिए। ये किताब एक बहुत ही सरल विचार पर आधारित है, लेकिन ये इतना शक्तिशाली है कि ये सफलता और असफलता को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि हमारी सोच यानी हमारी मानसिकता कैसे हमारे जीवन के हर पहलू पर असर डालती है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इसे बदल सकते हैं? और इस विचार की जो नींव है वो स्टैनफोर्ड की मनोवैज्ञानिक कैरल डुवेक के दशकों के शोध पर रखी गई है। उन्होंने हजारों लोगों पर अध्ययन किया और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पाई। उन्होंने देखा कि किसी व्यक्ति की जन्मजात योग्यता या टैलेंट उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी मानसिकता होती है। असल में मानसिकता ही वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। यही तय करता है कि कोई चुनौतियों का सामना कैसे करता है, असफलता को कैसे देखता है, आलोचना से क्या सीखता है और दूसरों की सफलता पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। किताब कहती है कि मोटे तौर पर 2 तरह की मानसिकताएं होती हैं। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस, टैलेंट, ये सब जन्मजात होता है, फिक्स्ड होता है। बिल्कुल, कि वो पत्थर की लकीर है। हाँ, उसे बदला नहीं जा सकता। आप या तो स्मार्ट पैदा होते हैं या नहीं। और इस एक विश्वास का नतीजा वो बहुत गहरा होता है। अगर आप ये मानते हैं तो आपका पूरा जीवन बस उस काबिलियत को साबित करने में निकल जाता है। ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि चुनौती में असफल होने का खतरा होता है, और असफलता उनकी नजर में उनकी कम काबिलियत का सबूत बन जाएगी। वो आलोचना को एक पर्सनल अटैक की तरह देखते हैं और दूसरों की सफलता से वो अक्सर असुरक्षित महसूस करते हैं। उनका मुख्य मकसद स्मार्ट बनने से ज्यादा स्मार्ट दिखना होता है। ये स्मार्ट दिखने वाली बात ये बहुत दिलचस्प है। वो ऐसे काम चुनेंगे जिनमें वो पहले से ही अच्छे हैं ताकि वो कभी गलत साबित ना हो। लेकिन फिर दूसरी मानसिकता कौन सी है? इसके ठीक विपरीत है ग्रोथ माइंडसेट। इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि हमारी जो बुनियादी क्षमताएं हैं उन्हें मेहनत, सही रणनीति और दूसरों से मदद लेकर विकसित किया जा सकता है। उनके लिए दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जितना इस्तेमाल करो उतना मजबूत होता है। बिल्कुल, इसलिए वो चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। वो असफलता को सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं, कोई अंत नहीं। वो आलोचना का स्वागत करते हैं क्योंकि उससे उन्हें सुधार करने में मदद मिलती है, और वो दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। और ये जो असफलता को सीखने का अवसर समझने वाली बात है, मुझे लगता है यही सबसे मुश्किल भी है और सबसे जरूरी भी। ज्यादातर लोगों के लिए तो असफलता एक फुल स्टॉप जैसी होती है। हाँ। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उसे एक कॉमा की तरह देखते हैं, जिसके बाद कहानी अभी बाकी है। आपने बहुत अच्छी बात कही। यही डुवेक के पावर ऑफ येट यानी अभी तक नहीं की शक्ति का सार है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ये नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं ये अभी तक नहीं कर सकता। ये छोटा सा शब्द अभी तक, ये पूरी कहानी बदल देता है। ये असफलता को एक स्थायी स्थिति से हटाकर एक अस्थायी पड़ाव बना देता है। अच्छा, तो ये सिर्फ व्यवहार की बात नहीं है, ये एक तरह का मेंटल फिल्टर बन जाता है जिससे कोई पूरी दुनिया को देखता है। एक के लिए हर चीज एक परीक्षा है, हाँ, एक टेस्ट, और दूसरे के लिए सीखने का मौका। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इसका दिमाग पर भी कोई असर होता है? हाँ, और यहीं पे बात बहुत आकर्षक हो जाती है। न्यूरोसाइंस के अध्ययनों ने दिखाया है कि जब इन 2 अलग अलग मानसिकता वाले लोग गलतियां करते हैं तो उनके दिमाग में असल में होता क्या है। जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कोई गलती करते हैं तो उनके दिमाग की गतिविधि वो लगभग ना के बराबर होती है। कुछ भी नहीं? लगभग कुछ भी नहीं। वो मानसिक रूप से शट डाउन हो जाते हैं। असफलता उनके लिए एक फैसले की तरह होती है, तुम काफी अच्छे नहीं हो, और दिमाग उस फैसले को सुनकर चुप हो जाता है। वो उस गलती से कुछ सीखते ही नहीं है, बस उससे भागने की कोशिश करते हैं। ठीक कहा। वहीं दूसरी तरफ जब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गलती करते हैं तो उनका दिमाग बहुत बहुत सक्रिय हो जाता है। दिमाग के वो हिस्से जो ध्यान और सुधार से जुड़े हैं वो रोशन हो जाते हैं। दिमाग उस त्रुटि को प्रोसेस करता है, उससे सीखता है और भविष्य के लिए नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। अरे वाह! ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल अंतर है।
एक दिमाग असफलता से डरकर बंद हो जाता है, जबकि दूसरा उसे एक संकेत मानकर और तेजी से काम करने लगता है। एक मिनट, अगर ये सब प्रयास और सीखने के बारे में है तो क्या इसका मतलब ये है कि टैलेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं? क्या कोई पैदाइशी प्रतिभाशाली नहीं होता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ड्वेक ये बिल्कुल नहीं कहती कि प्रतिभा जैसी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल होती है। कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें सीखना वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा आसान होता है, लेकिन उनका तर्क ये है कि प्रतिभा सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। लंबे समय में सफलता का सबसे बड़ा कारक वो लगातार किया गया सोचा समझा प्रयास है। तो फिर सफलता का फॉर्मूला क्या बनता है? फिक्स्ड माइंडसेट वालों के लिए तो ये बहुत सीधा होगा ना? उनके लिए बहुत सरल है। फिक्स्ड माइंडसेट का फॉर्मूला है प्रतिभा = उपलब्धि। बस यानी अगर आप प्रतिभाशाली हैं तो आप सफल होंगे, बात खत्म। इसमें मेहनत या प्रयास का कोई खास रोल नहीं है, बल्कि कई बार तो प्रयास को उसे कमजोरी का संकेत माना जाता है। वहां सोच ये होती है कि अगर तुम सच में स्मार्ट हो तो तुम्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये तो बहुत सीमित सोच लगती है। मतलब अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो खेल खत्म। हाँ, तो फिर कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर ग्रोथ माइंडसेट वाले इसे कैसे देखते हैं? उनके लिए फॉर्मूला कहीं ज्यादा दिलचस्प है और वो 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा है प्रतिभा प्लस प्रयास = कौशल। ठीक है, यानी आपकी जो प्राकृतिक प्रतिभा है उसको जब आप मेहनत से सींचते हैं तब जाके वो एक ठोस कौशल या स्किल में बदलती है। सिर्फ प्रतिभा होना काफी नहीं है। और दूसरा और भी महत्वपूर्ण हिस्सा है कौशल प्लस प्रयास = उपलब्धि। अरे वाह, मतलब प्रयास 2 बार आता है। हाँ, एक बार प्रतिभा को कौशल में बदलने के लिए और फिर उस कौशल को उपलब्धि में बदलने के लिए। प्रयास का महत्व वो 2 गुना है। बिल्कुल। यही इस किताब का केंद्रीय विचार है। प्रयास ही वो जादुई तत्व है जो संभावना को हकीकत में बदलता है। माइकल जॉर्डन को उनकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उनके पास अच्छे विचार नहीं थे। अगर वे फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते तो शायद वहीं रुक जाते, लेकिन उन्होंने प्रयास को अपनी रणनीति बनाया। ये तो सिद्धांत की बात हुई, पर मुझे हमेशा ये जानने में दिलचस्पी रहती है कि असल दुनिया में, जैसे कि खेल के मैदान पर या ऑफिस में, ये चीजें कैसे दिखती हैं? क्या वहां भी ये अंतर इतना ही साफ नजर आता है? वहां तो ये अंतर और भी ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। खेल की दुनिया इसका बेहतरीन उदाहरण है। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट हार को एक फीडबैक की तरह देखते हैं। वो वीडियो टेप देखते हैं, कोच की हर सलाह को सुनते हैं और अपनी कमजोरियों पर घंटों काम करते हैं। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले एथलीट वो अक्सर सिर्फ अपने टैलेंट पर निर्भर रहते हैं। जब तक सब ठीक चल रहा होता है वो शानदार दिखते हैं। हाँ, जब तक जीत रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही दबाव बढ़ता है या कोई चुनौती आती है वो बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मुश्किलों से लड़ना सीखा ही नहीं। और मुझे लगता है यही बात बिजनेस लीडरशिप पर भी लागू होती होगी। निश्चित रूप से। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर अपनी छवि बचाने में लगे रहते हैं। वो हमेशा सही दिखना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी टीम से असहमति या मुश्किल सवाल पसंद नहीं करते। वो अपनी गलतियां छिपाते हैं और इनोवेशन से डरते हैं क्योंकि उसमें असफल होने का खतरा होता है। अच्छा। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर एक सीखने का माहौल बनाते हैं। वो मानते हैं कि वो सब कुछ नहीं जानते हैं। वो अपनी टीम से फीडबैक मांगते हैं, जोखिम लेने को प्रोत्साहित करते हैं। और हमारे निजी रिश्तों का क्या ये मानसिकता वहां भी असर डालती है? बहुत गहरा असर डालती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एक रिश्ता या तो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। वो मानते हैं कि कंपैटिबिलिटी मतलब अनुकूलता वो प्राकृतिक होती है, या तो वो है या नहीं है। उनके लिए किसी भी तरह का संघर्ष या मतभेद वो इस बात का संकेत होता है कि ये रिश्ता सही नहीं है, कि अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो कुछ गड़बड़ है। हाँ, कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। जबकि असलियत तो ये है कि हर रिश्ते में मेहनत लगती है ना। बिल्कुल। और यही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं। वो मानते हैं कि एक अच्छे रिश्ते को समय के साथ उसे विकसित किया जाता है, उसे बनाया जाता है। वो संघर्ष को रिश्ते को और मजबूत बनाने और एक दूसरे को बेहतर समझने के मौके के तौर पर देखते हैं। इस सब को सुनकर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, ये मानसिकताएं बनती कैसे हैं? क्या हम अनजाने में लोगों में, खासकर अपने बच्चों में, फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा दे रहे हैं? ये इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका जवाब है हाँ, हम अक्सर ऐसा करते हैं और वो भी अच्छी नीयत से। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रशंसा करने का हमारा तरीका।
जब हम किसी बच्चे से कहते हैं वाह तुम बहुत बुद्धिमान हो या तुम तो पैदाइशी कलाकार हो, तो हम अनजाने में एक फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा दे रहे होते हैं। लेकिन ये तो बहुत स्वाभाविक लगता है, हर कोई अपने बच्चे की तारीफ करना चाहता है। इसमें गलत क्या है? क्या ये वाकई इतना नुकसानदायक हो सकता है? ये सवाल बहुत जायज है क्योंकि ये हमारी आदत के खिलाफ जाता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जब आप किसी बच्चे की बुद्धिमानी की तारीफ करते हैं तो आप उसे ये संदेश दे रहे होते हैं कि बुद्धिमानी एक स्थायी गुण है जो उसके पास है। अब उस बच्चे के लिए सबसे जरूरी काम हो जाता है उस बुद्धिमान के लेबल को बनाए रखना। अच्छा। नतीजा, वो आसान काम चुनेगा जिसमें वो सफल हो सके। वो मुश्किल सवालों से बचेगा क्योंकि अगर वो असफल हो गया तो कहीं ये साबित न हो जाए कि वो बुद्धिमान नहीं है। आपने उसकी पहचान को उसकी उपलब्धि से जोड़ दिया है। तो फिर सही तरीका क्या है? तारीफ ही ना करें? नहीं, तारीफ करें, लेकिन तारीफ करने का तरीका बदलें। व्यक्तित्व या प्रतिभा की तारीफ करने के बजाय प्रयास, रणनीति और प्रक्रिया की तारीफ करें। तुम बहुत बुद्धिमान हो कहने के बजाय कहें तुमने इस सवाल पर बहुत मेहनत की और तुम्हारी मेहनत रंग लाई। या जिस तरह से तुमने अलग अलग तरीकों से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की वो बहुत अच्छा था। जब आप प्रयास की प्रशंसा करते हैं तो बच्चा सीखता है कि सफलता मेहनत का नतीजा है, वो चुनौतियों से डरता नहीं। तो मतलब प्रयास की प्रशंसा सुरक्षित है? हमेशा। ये हमेशा मजबूत बनाने वाली होती है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो अगर किसी को ये एहसास होता है कि उसकी सोच ज्यादातर फिक्स्ड माइंडसेट वाली है, तो क्या वो हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा या क्या इसे बदलना संभव है? और यही इस किताब की सबसे अच्छी खबर है। मानसिकता स्थायी नहीं होती, यह एक आदत की तरह है और आदतों को बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा वैसा ही रहेगा। तो इसे बदलने की प्रक्रिया क्या है? क्या कोई खास कदम है जो कोई उठा सकता है? हाँ, किताब में कुछ मुख्य कदम बताए गए हैं। सबसे पहला कदम है सिर्फ जागरूक होना, अपने फिक्स्ड माइंडसेट ट्रिगर्स को पहचानना। वो कौन सी स्थितियां हैं, जैसे कोई बड़ी चुनौती या कोई असफलता, जो आपके अंदर की उस आवाज को जगा देती हैं। वो आवाज जो कहती है तुम ये नहीं कर सकते, या अगर तुम असफल हो गए तो सब क्या कहेंगे। बिल्कुल, उस आवाज को पहचानना और उसे एक नाम देना दूसरा कदम है। ये आप नहीं है, ये सिर्फ आपकी फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज है। एक बार जब आप उसे पहचानना सीख जाते हैं तो तीसरा कदम है उस आवाज को चुनौती देना। जब वो आवाज कहे क्या तुम सच में ये कर सकते हो, तो आप उसे ग्रोथ माइंडसेट का जवाब दे सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है लेकिन मैं कोशिश करके सीख सकता हूँ। और फिर उस पे अमल करना, जो कि शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। हाँ, चौथा कदम है एक्शन लेना, जानबूझकर उन चुनौतियों को चुनना जिनसे आप डरते हैं। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, असफलता को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बल्कि एक डेटा समझना। ये कोई फैसला नहीं है, ये सिर्फ जानकारी है जो बता रही है कि अगली बार क्या अलग करना है। बिल्कुल, ये एक प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है लेकिन ये संभव है। और अब तो विज्ञान भी इसे मानता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत हमें यही बताता है कि हमारा दिमाग लगातार बदलता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर कोई इस बातचीत से कुछ मुख्य बातें याद रखना चाहे तो वो क्या होंगी? मुझे लगता है 5 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा को बढ़ाया जा सकता है, वो स्थिर नहीं है। दूसरा, चुनौतियां अच्छी होती हैं, वो हमें मजबूत बनाती हैं। सही है। तीसरा, प्रयास सफलता की कुंजी है, कमजोरी का संकेत नहीं। चौथा, असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। और पांचवा, फीडबैक एक तोहफा है, उसे व्यक्तिगत रूप से ना लें, उससे सीखें। संक्षेप में कैरल ड्वेक का केंद्रीय संदेश यही है कि लंबे समय में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने प्रतिभाशाली पैदा हुए थे, बल्कि इस बात पर कि आपकी सीखने और बढ़ने की मानसिकता कितनी मजबूत है। एक फिक्स्ड माइंडसेट आपको आरामदायक रख सकता है, लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट ही आपको शक्तिशाली बनाएगा। अंत में ये सब एक सवाल पर आकर रुकता है जो कोई व्यक्ति हर रोज खुद से पूछता है। फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा पूछता है, मैं कितना स्मार्ट हूँ या क्या मैं सफल हो पाऊंगा। ये साबित करने का सवाल है। बिल्कुल। जबकि ग्रोथ माइंडसेट पूछता है, मैं कितना सुधार कर सकता हूँ या मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ये सुधार का सवाल है और यही एक सवाल किसी के भी जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। तो इस पर विचार करने के लिए एक बात छोड़ते हैं, जीवन का वो कौन सा क्षेत्र है
चाहे वो आपका काम हो, रिश्ते हों या कोई नया कौशल सीखना हो, जहां आपको अपने अंदर की फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है, और उस आवाज को एक ग्रोथ माइंडसेट वाली आवाज में बदलने के लिए आपका पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है?